गुड आफ्टरनून बच्चों। ओके बेटा, तो आज की क्लास चालू करते हैं अपन। मैंने कल तक जो तुमको पढ़ा दिया था वो पढ़ा दिया था लगभग। ओके, याद आ गया मुझे। मैं आपको जो है वो बता रहा था एक्सरेज के बारे में। तो आज एक चीज ले लेते हैं अपन, और जो है ईएम वेव्स है ना, ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। तो एक दो टॉपिक हैं बोर के मॉडल के पहले जो हमें पढ़ लेना चाहिए, हैं सभी फिजिक्स के टॉपिक। तो कायदे की बात यह है कि हम इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में एज नहीं पढ़ते हैं, पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए क्योंकि इनका काम आएगा अभी जो लिटरेचर आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा भयानक डिटेल्स अपन इसके नहीं पढ़ने वाले हैं। तो एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव, और इनको हम जानते हैं ईएम वेव्स के नाम से। ये पूरा टॉपिक है फिजिक्स 12th में, है ना बेटा। तो वहीं आपको ये टॉपिक ज्यादा और बेसिक से समझ में आता है। और रेडियंट वेव पर छोटा मोटा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो मैं आपको छोटी मोटी बात यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। डाउट ऐसे क्लास में नहीं, और वो भी टॉपिक रिलेटेड ही पूछना है अभी, है ना। यदि आपको ये डाउट था ही तो आपको ये डाउट कहाँ पूछना चाहिए था, डाउट ग्रुप पे पूछना चाहिए था। सर, आई वांटेड टू आस्क दैट प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड एज पर द पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला वी कैन से दैट देयर फोर्स ऑफ repulsion is very high since the distance between them is very less. So how can all proton remain in the nucleus without pushing each other out? अब बेटा मैंने आपको ये बात 2-3 बार बता चुका हूँ कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं जो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में, मीसॉन्स के कारण होता है। लेकिन उसके डिटेल्स में हम नहीं जा सकते हैं अभी, क्योंकि अपन नए नए टॉपिक नहीं खोल पाएंगे, है ना बेटा। तो चैप्टर ही दूसरा है और सब्जेक्ट भी दूसरा है। न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड आउटसाइड न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है परागी कि दैट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस आर ड्यू टू मीसॉन्स। अब वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे बात ऑपरेट करते हैं, वो आप पढ़ोगे फिजिक्स में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप डाउट ग्रुप पे पुट कर दिया करो बेटा, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देता ही हूँ आपको वहां पे, है ना। तो मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी, गिवन बाय मैक्सवेल। इसको क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं हम। अब इसने क्या बोला, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्या बोले, टू टेल अबाउट, लिख देते हैं, टेल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन moving charged bodies and electric and magnetic field. According to him, according to his theory, when a charged body, जब एक charged body undergo accelerating motion, it creates electric and magnetic field when it undergoes accelerating। जब कोई चार्ज बॉडी जो होती है वो एक्सेलरेटिंग मोशन दिखाती है ना बेटा। जब कोई चार्ज बॉडी क्या दिखाती है,
एक्सेलरेटिंग मोशन दिखाती है, they produce alternating electric and magnetic field, or it creates alternating electric and magnetic field. The direction of electric and magnetic field, उसने बोला जब कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेट करती है तो वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, इज परपेंडिकुलर टू, अच्छा कई बच्चे फिर पूछेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर which is perpendicular to direction of propagation of light. To direction of propagation of EM waves. अब लाइट भी एक टाइप की EM वेव होती है तो इसलिए मैं लिख गया था उसको, which is perpendicular to direction of propagation of EM waves. ये ऐसा है जो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ऐसा होता है ना बेटा, राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल टाइप का पढ़ते हो ना, ये जब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। आई होप सो तुम लोग समझ गए होगे मैंने ये कैसा बनाया है ना, क्योंकि 3D इसमें उतना सुंदर नहीं दिखता है पर फिर भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, है ना बेटा। तो डायग्राम भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ हमको कलरफुल नहीं करना है मामला, हमें समझ में आ जाएगा। मान लो ये वेव है तो मैं कह सकता हूँ कि ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM wave. So all three are perpendicular to each other. If this is electric field, this is magnetic field, and this is direction of propagation of EM waves. Clear? That is it. हमको ये बात पता होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई कुछ? इसने ये बोला कि जब कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेट करती है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जिसके डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स। ठीक, वेरी सिंपल स्टेटमेंट, डायग्रामेटिकली भी समझा दिया। ठीक है बेटा। बेटा जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, सर डू वी हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन, बेटा मैक्सवेल का नाम याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मतलब जनरली नाम आते नहीं है लेकिन अब मैक्सवेल की थ्योरी है, मतलब अच्छा नाम है, याद कर लेना चाहिए, उसमें कोई इतना कष्ट की बात नहीं है ना बेटा। चलो फटाफट इसके नोट्स बनाओ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसी चीजें जिनमें कंफ्यूजन नहीं है उनमें अपन को कंफ्यूजन पालना नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना है अच्छे से सुंदर तरीके से, है ना। चलो मिटा दूं क्या बेटा, नोट कर लिया सब लोगों ने? नोट कर लिया, ऐसा मुझे फीडबैक आ रहा है कि नोट कर लिया है सब बच्चों। यस बेटा, ही
अब ये भी कोई मतलब नहीं है पूछने का वो फिजिक्स था कि नहीं था। हाँ, ही वाज अ फिजिक्स, बट बेटा अंग्रेज लोग कहाँ ऐसे होते हैं, वो तो 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, समझ रहे हो बात को। कभी केमिस्ट्री पढ़ेगा, कभी फिजिक्स पढ़ेगा, और मैंने आपको पहले ही बताया बेटा ये पूरा फिजिक्स है। जब तक ये चैप्टर जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका 70% पोर्शन बेटा फिजिक्स ही है, जो आप पढ़ोगे फिजिक्स में लास्ट चैप्टर 12th क्लास में। अब केमिस्ट्री की बुक्स में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आपको पढ़ा देते हैं। कायदे की बात ये है कि ये सब चीजें हमको आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सभी फिजिक्स है। इसमें हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो इसके आसपास का फिजिक्स पढ़ सकते हैं, बरसों से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। पर आपके लिए दिक्कत ये होती है कि आप बिना बेसिक्स पढ़े हुए इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हो, तो कई बेसिक बातें होती हैं जो कि चैप्टर में गोलमोल हो जाती है ना। पर जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है वो हमको समझ में आनी चाहिए बस, है ना बेटा। अब क्या करें, चैप्टर है तो है, उसको डिनाई तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं कह सकते जाओ नहीं पढ़ा रहे, फिजिक्स वाले पढ़ा देंगे 12th क्लास में, तो आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि 11th में चैप्टर है आपके पास। तो इसलिए अपन अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उतनी ही बातें करेंगे जितनी बातें हमारे लिए जरूरी है ना बेटा। तो खैर, मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी। क्या बोला बेटा मैक्सवेल ने? उसने बोला जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, जो कि ट्रांसमिट भी होता है ना। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसने प्रोड्यूस किया, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द ईएम वेव्स आर प्रोपोगेटिंग, या जिस दिशा में वो जा रही है। किसी को कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है, ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, EM wave do not require any medium to propagate. Any medium to propagate. अब समझना इस बात को बेटा, ये क्लासिकल थ्योरी बोलती है कि EM वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। बेटा आप आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे, वेव्स दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव और EM वेव्स। मैकेनिकल वेव रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, एंड EM वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। करेक्ट बेटा? क्या बात आप लोगों ने सुन ली? अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। ये मैक्सवेल का व्यू है, क्लासिकल थ्योरी ऐसा बोलती है, दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। इनफैक्ट यदि आप फिजिक्स में भी डिस्कस करोगे तो ये थ्योरी इतनी ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग है कि आप यदि फिजिक्स में भी डिस्कस करोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ 50% से ज्यादा फिजिक्स के टीचर भी बोलेंगे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। यदि मैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हटा दूं तो भी टीचर यही बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब मैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हटा लूं तो स्टेटमेंट हो जाएगा EM वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, दे ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ये दो स्टेटमेंट में अंतर क्या है? एक मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, और एक बार मैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हटा लेता हूँ। तो क्या हुआ कि ये लाइन इतनी ज्यादा फेमस हो गई, इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि लोग इसके बीच का जो फर्क था वो भूल गए, कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो है ये बात है है ना। बट आज की डेट में यदि आप फिजिक्स के किसी अच्छे टीचर से फिजिक्स पढ़ोगे और उससे पूछोगे डू EM वेव रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, तो ही विल से दैट यस दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। आर यू गेटिंग? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप फिजिक्स में ये EM वेव्स पढ़ोगे तो फिजिक्स वाले सर आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव पढ़ाएंगे तो उसमें वो आपको पॉइंट लिखा देंगे EM वेव रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। तो आपका दिल टूट जाएगा, आपको लगेगा अरे बीपीएस सर ना फर्जी सर थे यार, उन्होंने तो पढ़ा दिया था कि EM वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्लियर थी बात बेटा? बेटा केमिस्ट्री के मास्टर से पूछोगे तो 95% केमिस्ट्री का मास्टर बोल देगा EM वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। समझ रहे हो बात को? विद फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप उसको फिजिक्स थोड़ी ना आती है, तो वो तो जो क्लासिकल थ्योरी में पढ़ के बैठा है वही बोल देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को?
फिजिक्स में भी आधे से ज्यादा टीचर आपसे यही बोलेंगे कि दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट, लेकिन रियल बात यह है कि यदि आपको कोई अच्छा मास्टर पढ़ा रहा है फिजिक्स, तो वो आपको हरदम बोलेगा यस दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें ईएम वेव ट्रेवल कर रही होती है, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को उसका मीडियम मान लिया जाता है। क्या आपको मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है? 100% तो नहीं आई होगी, क्योंकि मैं समझा ही नहीं रहा हूँ 100%। आपको मैं 12th का लास्ट चैप्टर के बारे में कुछ कुछ बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ किसी मामले में। मैंने आपको ये बोला अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल दिस इज ट्रू, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इट इज ट्रू, बट नॉट अदरवाइज। चमका? तो जब फिजिक्स के मार्ट साहब आपको 12th में पढ़ाने लग जाएं, तो आप बुरा मत मान जाना इस बात का कि केमिस्ट्री के मार्ट साहब ने तो हमको कुछ और ही पढ़ाया था। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? हाँ, दे ट्रेवल इन वैक्यूम। अब एक बच्चे ने बोला बट ईएम वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम सर, सो दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। फॉर एग्जांपल लाइट इज अ काइंड ऑफ ईएम वेव, और लाइट सन से लेके अर्थ तक आ रही, बीच में सब वैक्यूम है। बोलो बेटा, यही तो बात है जिसलिए के लिए बोलते हैं दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। तो क्यों, यही तो डिस्कशन करते हैं कि यार सन से लेके अर्थ तक आ रही है, बीच में तो वैक्यूम है, तो लाइट इज अ काइंड ऑफ ईएम वेव, और वो सन से लेके अर्थ तक आ रही है, तो देयर इज अ वैक्यूम। सो इफ देयर इज अ वैक्यूम, ईएम वेव आर ट्रेवलिंग इन दैट वैक्यूम, सो हाउ द ईएम वेव रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। कोई व्यक्ति ये बोल सकता है। अच्छा विपे सर ऐसा बोले, तो फिर बताओ फिर सूरज से कैसे आई, मीडियम तो है नहीं बीच में। तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ मीडियम, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आर यू गेटिंग मी गाइस? जब कोई चार्ज बॉडी चलती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही मीडियम है। समझ ला? समझ ला? तो कोई जब आपको ये बात कहने लग जाए, तो आपको ये बात भले ना आई हो समझ में, लेकिन ये तो समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कुछ कारण है। कोई आपको इतनी जल्दी बुद्धू नहीं बना सकता ये बोल करके कि अरे सर ने तो आपको ये बोल दिया था, अब बताओ वैक्यूम में तो आती है। तो आप समझ जाओगे कि सर ने कोई बात समझाई थी जो हमको समझ में नहीं आई थी, क्योंकि अभी हम उतने बड़े नहीं हुए वो बात समझ पाए। लेकिन देयर इज समथिंग, आई होप सो सबको इतनी बात तो क्लियर हो गई हो। ठीक है ना? मैं मान रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ही आया हुआ समझ में, लेकिन बेटा कुछ नहीं समझाओ, पूरा सच छुपा लो, उससे अच्छा है थोड़ा सा सच बता दो। क्लियर है बेटा इतनी बात? इतना भी क्या डरना डिस्कशन करने से जिसपे टीचर को लगे कि बच्चों को 100% समझ में आना चाहिए। बोला ना 12th क्लास में आएगा, लेकिन आइडिया अभी से दे दिया है जिससे आप आखिरी में कंफ्यूज ना हो जाओ बच्चे। ठीक है ना? चलो। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, दे ट्रेवल इन वैक्यूम। करेक्ट है बेटा? और बाकी बातें मैंने आपको बताई दी हैं इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ सम ऑफ द टर्म्स एम्प्लॉयड इन डीलिंग विद द वेव्स। कुछ टर्म्स लिख देता हूँ वेव के बारे में। अब आपने तो देख ही लिया ये वेव ये वेव है ना, जो आप पहले भी देख के आए हो, ऐसा नहीं है पहले नहीं देखा आपने। ये हाइट है और ये डेप्थ है। एक को क्रेस्ट कहते हैं, एक को ट्रफ कहते हैं। ठीक है ना? और ये जो हाइट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest is called as distance between two consecutive crest और consecutive trough is called as wavelength. Is called as wavelength. It is represented by lambda. तो वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी। आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया कि वेवलेंथ क्या होती है, एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय लैम्डा। ठीक है बेटा? अब एक टर्म और आता है, ये शब्द कौन सा था? ये शब्द था बेटा वेवलेंथ। ठीक है, ये शब्द कौन सा था? ये था वेवलेंथ। ये पहला टर्म हो गया। अब एक टर्म और होता है बेटा, ये पहला टर्म हो गया वेवलेंथ, तो ये फर्स्ट हो गया।
सेकंड टर्म एक और होता है और वो होता है वेव नंबर। वेव नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू बार से, एंड वेव नंबर इज इक्वल्स टू होता है 1/λ, मतलब 1/वेवलेंथ। ऑब्वियस सी बात है, ये डेफिनेशन हो गई, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। कौन? वेव नंबर, ऑब्वियसली। इट इज इक्वल टू number of waves present in 1 centimeter of length, that is wave number 1/λ। और लैम्डा क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। ठीक, नोट कर लो बेटा इसको फटाफट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वो तो मैंने लिखी नहीं। वेवलेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेंटीमीटर और मीटर, है ना बेटा? जबकि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ न्यू बार इज सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। आई होप सो सबको बात क्लियर है ना बेटा? बहुत सिंपल सिंपल सरल सरल बातें आप पहले भी पढ़ चुके हो। वेवलेंथ क्या होता है दुनिया जानती है, वेवलेंथ क्या होता है ना बेटा? वेव नंबर क्या है, और इसको अपन बोलते हैं नू बार। वेव नंबर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नू बार। क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है और नू साइन बना हुआ है। साइन जो है वो नू है और ऊपर बार लगा हुआ है, उसको बोल देंगे अपन नू बार। ठीक, चलो बेटा, तो वेवलेंथ सबको क्लियर है? 9th-10th में आपने खूब पढ़ा है वेवलेंथ। व्हाट इज रिटन लेफ्ट टू डिस्टेंस? अब बेटा आप नोट्स में देख लेना, मेरे पास मैंने आधा शायद मिटा दिया कुछ, है ना? अब आप नोट्स में देख लेना, जो अभी नोट्स में आपको अच्छा डिस्टेंस बिटवीन लिखा है, ये B/T है ना, बिटवीन लिखा है बेटा। C/A कॉल्ड होता है, B/T बिटवीन होता है, ठीक है। K/A नोन एज होता है, C/A कॉल्ड एज होता है। चलो बच्चों, चलो अब यदि आगे बढ़े तो वेव नंबर हो गया। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू के द्वारा। जैसे वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार के द्वारा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड द नंबर ऑफ वेव which passes through a point in 1 second. Number of waves which passes through a point
इन 1 सेकेंड। करेक्ट। जैसे कि आप मान लो कि ये उसका घर है, मान लो, मानने में क्या हर्ज है, ये उसका घर है और मैं रोज इसके 4 चक्कर लगाता हूँ। मान लो, मानने में क्या हर्ज है बेटा? ये उसका घर है और मैं रोज इसके 4 चक्कर लगाता हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 पर डे। बोलो हो, बोलो हो। क्या ये शब्द आपको समझ में आया? क्या ये शब्द समझ में आया? ऐसा होता है ना, मैं उसके घर के 4 चक्कर लगाता हूँ रोज, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन कोई और उसके घर के 10 चक्कर लगाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 10 हो गई। समझे बात को? तो इसी प्रकार से अब ये तो था जनरल बात जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी समझा दी आपकी डे टू डे लाइफ में, पर हमें तो ईएम वेव में समझनी है। तो वहां पे क्या बोला है उसने? उसने बोला है द नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यहाँ एक दिन में बात नहीं हो रही है, 1 सेकंड में बात हो रही है। ठीक है बेटा? तो कायदे की बात यह है, यदि आप जानते हो तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/t होता है, where t is time period, where t is time period। आप सोचो, वो घर के 10 चक्कर लगाता है और मैं घर के 4 चक्कर लगाता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? जो 10 चक्कर लगाता है ना? और उसका हर चक्कर का टाइम पीरियड क्या है? कम है। बोलो बच्चों, बोल बच्चों, उसके हर चक्कर का टाइम पीरियड क्या है? कम है। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे मान लो मैं उसके घर के 12 चक्कर लगाता हूँ और कोई और जो है वो उसके घर के 24 चक्कर लगाता है, तो जो 24 चक्कर लगा रहा है वो हर घंटे 1 चक्कर लगा रहा है और मैं हर 2 घंटे में 1 चक्कर लगा रहा हूँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जो 24 चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसका टाइम पीरियड कम है। मेरी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन मेरा टाइम पीरियड ज्यादा है, क्योंकि मैं 2 घंटे में चक्कर लगाता हूँ और सिर्फ 12 ही चक्कर लगा रहा हूँ, सिर्फ 12। और वो 24 चक्कर लगाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से डबल, लेकिन उसका टाइम पीरियड मेरे टाइम पीरियड से आधा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा? एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में हो गए। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t। करेक्ट है बच्चों? अब सोच बेटा, यदि मैं टाइम पीरियड के बारे में सोचूं बच्चों, तो दुनिया जानती है कि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है। टाइम पीरियड बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और यदि हम ईएम वेव की बात करें तो ईएम वेव ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ईएम वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो ट्रेवल करती है लेकिन हरदम नहीं। इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ द लाइट ओनली इन वैक्यूम। जो सो कॉल्ड वैक्यूम हमारा होता है, जो सो कॉल्ड वैक्यूम हमारा होता है उसमें वो 3 × 10⁸ से ट्रेवल करते हैं। तो जब कोई मीडियम मेंशन ना हो तो हम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर उसकी स्पीड को मान लेते हैं। लेकिन ईएम वेव सदा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ये नहीं होता है। यदि आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं आपको 1 मिनट में समझा दूं। ये बात है तो फिजिक्स की बात, लेकिन समझाने में तो कोई बुराई नहीं। सर वाई सो कॉल्ड वैक्यूम, क्योंकि बेटा सन से लेके अर्थ के बीच में हमारे लिए तो वैक्यूम ही है, लेकिन ईएम वेव्स के लिए वैक्यूम नहीं, क्योंकि वो खुद के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करती है। बता दूं? बता देता हूँ, सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। जैसे मान लो बेटा वैक्यूम में ईएम वेव ट्रेवल कर रही है, तो वो इधर से इधर गई, फिर इधर से इधर आ गई, फिर इधर से इधर आ गई, फिर इधर से इधर आ गई, ये सीधी चली गई। ठीक। लेकिन मान लो बीच में कभी कोई एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और ईएम वेव आई इसमें लगी, इसने एब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेट करेगा एंड इट विल क्रिएट ईएम वेव्स। ये एब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेट करेगा और इट विल क्रिएट ईएम वेव, और वो प्रोपोगेट होगी। मैंने बीच में एक शब्द यूज किया था कि ईएम वेव प्रोपोगेट्स आल्सो। तो ये ईएम वेव्स को प्रोपोगेट करेगा, इसका वाइब्रेशन, तो ये आगे बढ़ जाएगी। फिर कोई और इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त करेगा, वो भी वाइब्रेट करेगा, ईएम वेव आगे बढ़ जाएगी। ये कोई मीडियम हो गया ना बेटा, क्योंकि मीडियम का मतलब वहां एटम्स तो होंगे। अरे मीडियम है तो एटम तो होगा ना बेटा। ये इलेक्ट्रॉन से ईएम वेव को फिर एब्जॉर्ब करेगा और वो फिर प्रोपोगेट करेगी और आगे बढ़ जाएगी। पर इस एब्जॉर्प्शन में और इसके वाइब्रेट करने में और फिर उसके ट्रांसमिट करने में कुछ तो टाइम लगेगा यार। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कुछ समझ में आया? आया? उसको वाइब्रेट किया,
नई वेव प्रोड्यूस हुई, वो आगे बढ़ी, तो क्या थोड़ा सा टाइम लैग होगा कि नहीं होगा? हाँ ना, बोलो यार। देखो चीजें जब सरल होती है तो उनको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, जो चीज आसानी से समझ में आ रही है उसको आसानी से समझ लेना चाहिए। बोलो बेटा। एक सीधा ही चला गया और दूसरा कैसा गया, आया, एक को हिलाया टन, उसने वेव प्रोड्यूस किया, आगे गया, उसने उसको हिलाया टन, उससे वेव प्रोड्यूस, तो कुछ तो टाइम लैग हुआ ना, तो स्पीड क्या हो गई बेटा, स्लो हो गई। स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। तो ईएम वेव जब किसी मीडियम से जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्या सबको बात समझ में आ रही है बेटा? तो ईएम वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और लेट अस से एयर, इन वैक्यूम और लेट अस से एयर। क्या मेरा वीडियो और वॉइस दोनों अच्छी आ रही है बेटा? सब अच्छा आ रहा है बच्चे, जिसका नहीं आ रहा मीडियम से बाहर जाओ और अंदर आ जाओ। मीडियम मतलब क्लास से बाहर जाओ और अंदर आ जाओ, ठीक है ना बेटा? चलो, तो ये बात मैं आपको समझा पाया कुछ हद तक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम पीरियड बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लेमडा के द्वारा शो कर सकते हैं क्या? जो ईएम वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्या उसको लेमडा के द्वारा शो कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा, लेमडा के द्वारा शो कर सकते हैं ना डिस्टेंस को। मैं वापस से बोल रहा हूँ, एक बात समझना। पहली बात तो यदि मैं आपका कोई क्वेश्चन नहीं देख पाऊँ तो उसमें मेरी गलती नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन गलत समय लिख दिया होगा। मैं यहाँ लिख रहा होता हूँ, तुम क्वेश्चन वहां लिख देते हो, तब तक कोई और बच्चा मैसेज कर देता है, तुम्हारा क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। तो प्लीज हमने डाउट ग्रुप इसीलिए बनाया हुआ है कि आप क्वेश्चन डाउट ग्रुप पे पुट कर दिया करो, विदाउट एनी काइंड ऑफ ईगो के लोग क्या सोचेंगे। ठीक है ना? चलो, और इसको बार बार चेक करने में समय भी बहुत वेस्ट होगा। सर वेवलेंथ की यूनिट नैनोमीटर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बेटा, क्यों नहीं हो सकती है? बल्कि नॉर्मली ईएम वेव्स की जो यूनिट है नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में ही आती है बच्चे। ठीक है ना? चलो, सो टाइम पीरियड, डिस्टेंस लेमडा लिख सकता हूं और यहां पर बेटा वेलोसिटी को v लिख दूं, एंड दिस बिकम्स टाइम पीरियड बच्चों। क्या आप लोग मुझसे एग्रीड है? क्या आप लोग मुझसे एग्रीड है? वेयर लेमडा इज वेवलेंथ, आना करना पड़ेगा भाई, and this is velocity of EM waves, velocity of EM waves। करेक्ट है बेटा? यहीं पे पॉइंट लिख देता हूं, EM wave travels with speed of light in vacuum और एयर, क्योंकि एयर को अपन प्रैक्टिकली वैक्यूम मान लेते हैं इसलिए, है ना, और एयर, बट इन केस ऑफ अ मीडियम velocity of EM wave may be less, may be less। करेक्ट है बेटा? अब उसको इधर ले आते हैं, टाइम पीरियड बराबर lambda by c, where c is velocity of light। ये फॉर्मूला कब लेना है आप समझ गए हो ना, जब वैक्यूम या एयर हो या कुछ दिया ना हो। ठीक है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इट इज टेकन व्हेन मीडियम इज वैक्यूम एयर और नॉट मेंशन्ड, है ना बेटा? प्लीज मुझसे ये मत कहना सर कि मीडियम वैक्यूम कैसे हो सकता है, लिख दिया है बस, है ना, आपके समझ के लिए लिख दिया है। आप मान लो मीडियम इज जीरो एंड देयर इज वैक्यूम, सो इट इज टेकन व्हेन मीडियम इज वैक्यूम एयर और नॉट मेंशन्ड, तब अपन ये लिखेंगे, है ना। अब आप मुझे एक बात सोच के जल्दी से बताना, क्या मैं लिख दूं बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम, 1/टाइम, सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू c by lambda।
बोलो हाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, बोलो हाउ, क्योंकि उल्टा कर दिया बेटा, ये लेमडा बाई सी था तो इसको सी बाई लेमडा कर दिया। अरे यार वीडियो ऑफ हो गया। अब आ रहा होगा बेटा, देखो मैंने फ्रीक्वेंसी को 1/t कर दिया इज इक्वल्स टू सी बाई लेमडा कर दिया। क्या आप एग्रीड हो इससे बेटा? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्स रिलेशनशिप में होती है और टाइम पीरियड लेमडा बाई सी था, तो क्या ये सी बाई लेमडा लिख सकता हूँ? नो प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो बच्चों इसको जल्दी से ठोप लो, तो फिर मैं आपको आगे और पढ़ाता हूँ, आगे और बढ़ाता हूँ, और थोड़े से शब्दों के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। टाइम पीरियड हो गया, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव के बारे में भी मैंने आपको बता दिया काफी कुछ, है ना। फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, वेव नंबर हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब एक चीज बची है और वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ ईएम वेव, एम्पलीट्यूड तो बेटा हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ से रिप्रेजेंट होता है। हवा बहुत जोरदार तरीके से चल रही है आज, फिर कल की तरह ही। आई होप सो जो जो बच्चे इंदौर में हैं उनके यहाँ भी चल रही होगी। कल तो लाइट भी नहीं थी काफी देर तक, क्योंकि बारिश जैसे ही आती है लाइट बंद हो जाती है। चलो हम्म अब एक शब्द होता है बच्चों एम्पलीट्यूड। जैसे ये वेव है ना बेटा, ये एम्पलीट्यूड है और ये दोनों चीजें बराबर ही होती हैं। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। It is represented by height of crest or depth of trough. Height of crest or depth of trough. This is amplitude. ठीक है बेटा। अब समझना इस बात को, जो ईएम वेव्स होती हैं, ईएम वेव्स आर ए स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है बेटा? तुम लोग ने, यदि तुम्हारे कोई भैया दीदी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते होंगे, करते हैं क्या बेटा आप में से किसी के भैया दीदी कोई और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते होंगे या पीएससी की तैयारी करते होंगे, तो वहां एक किताब आती है उसका नाम है स्पेक्ट्रम। ऐसी मोटू सी किताब होती है, उसका नाम है स्पेक्ट्रम बेटा। और स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कई सब्जेक्ट होते हैं एक ही किताब में, तो उस किताब का नाम क्या रख दिया, स्पेक्ट्रम, ठीक है। और कई बच्चे बता रहे हैं 7 कलर जो होते हैं उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक ही जैसी चीजों को, या एक ही चीज है लेकिन उसके भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उसको जब एक साथ रख देते हैं तो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं अपन स्पेक्ट्रम। जैसे कि मैं, आप जब क्लास आओगे और ईश्वर करेगा जब कोरोना खत्म हो जाएगा और हम सब लोग क्लास में मिलेंगे, तो उस समय आप में से कई बच्चों में बहुत प्रकार की विविधता दिखाई देगी। तो मैं बोलूंगा दिस इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट इमोशंस एंड इमोशंस नहीं कल्चर बोल लेते हैं, फूड हैबिट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला।
क्लियर है बेटा इतनी बात? तो स्पेक्ट्रम शब्द सबको समझ में आया? क्या मतलब है स्पेक्ट्रम शब्द का? जब हम सब हैं तो ह्यूमन ही, हम सब हैं तो ह्यूमन ही, लेकिन हम में बहुत विविधता है, स्पेशली भारत में यदि देखो तो बाकी देशों में इतनी विविधता नहीं देती है दिखाई। अभी मैं सुन रहा था एक जगह पे कि व्हाट यूरोपियन थिंक्स अबाउट इंडियंस, और इंग्लैंड वाले क्या सोचते हैं, तो उनमें से कई लोग बोले दे आर डार्क कॉम्प्लेक्शन पीपल। अब हमारे यहाँ डार्क कॉम्प्लेक्शन भी मिलेगा, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन भी मिलेगा और खूब गोरे लोग भी मिलेंगे। तो शायद उनकी नॉलेज थोड़ी खराब है, वो हमारे जितना पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ईश्वर ने उनको पैसे वाला बना दिया, वो एक अलग बात है। तो द थिंग इज दैट उनकी नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी है। इंडिया इज अ कंट्री विद अ ह्यूज डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ आप देखो तो आपको नॉर्थ ईस्ट चले जाओ और साउथ में चले जाओ, देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल व्हिच आर प्रेजेंट, बट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। आई सपोज दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ टर्म कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। क्लियर है बेटा? गुड। नाउ so EM wave are a spectrum of different waves having some similarities and some differences. स्पेलिंग गलत हो गई तो माफ करना, ई और आर का कौन ध्यान रखे। आप मेरी बात को समझना बच्चों, जैसे हम भारतीय हैं ये हम में एक बात है, लेकिन हमें डिफरेंसेस बहुत है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो उनकी आप फूड हैबिट देखो और हमारी फूड हैबिट देखो, उनका कल्चर देखो, हमारा कल्चर देखो, तो उसमें काफी अंतर है। यदि आप साउथ चले जाओगे वहां पे फूड हैबिट्स देखोगे तो काफी अंतर है। ईएम वेव में भी ऐसे ही होता है कि देयर आर सम सिमिलरिटीज। और सिमिलरिटी क्या है उनकी? सिमिलरिटी उनकी ये है कि दे ऑल आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other, which is perpendicular to direction of propagation. In vacuum all travels with the speed of the light. करेक्ट है बेटा? बट डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं उनके अंदर, ठीक है बेटा? विथ सम डिफरेंसेस स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जीज। और एक बार एनर्जी का डिफरेंस है, मार तमाम चीजों का डिफरेंस हो जाएगा। पेनिट्रेशन पावर का डिफरेंस हो जाएगा, आयनाइजेशन पावर का डिफरेंस हो जाएगा, बहुत बहुत सारी चीजों का डिफरेंस हो जाएगा, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। एक बात और बता दूं बेटा, according to classical theory of Maxwell, energy associated with EM wave is directly proportional to intensity of the wave. Energy associated with EM wave is directly proportional to intensity. मैं यही एक सेंटेंस लिख रहा हूं। Now we know this above statement is not true. अब जगह नहीं मेरे पास लिखने की, तो मैं ऊपर लिखूंगा जगह क्रिएट करके, आप इसको उतार लो पहले, है ना बेटा? सेम लिखा है बेटा, विथ सम डिफरेंसेस, ये लिखा है विथ सम लिखा है, ये तो सम लिखा है।
और ये लिखा है विद सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। सम, SOME, सम लिखा है बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर ले बेटा इसको। आई होप सो आज का लिटरेचर आपको अब तक समझ में आ गया। EM वेव होती क्या है, कैसे बनती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उनके बारे में कुछ शब्द, और आपको उसके स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताता हूं। फिर अपन प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे चले जाएंगे और फिर बोर मॉडल चालू होगा। ओके बच्चों, अब क्या होता है कि क्या लिखा था मैंने नीचे आपको, विद सम डिफरेंसेस एंड सम सिमिलरिटीज, और हाँ ये लिख रहा था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअली एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसके पहले कि मैं आपको कंफ्यूज कर दूं, मैंने यही बता दिया कि आगे अपन जब चलेंगे और कोई भी सवाल करेंगे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मैक्सवेल सेड दैट रॉन्गली, दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एक्चुअली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी सेट बाय प्लैंक। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आने ही वाली है, ठीक है, सेट बाय प्लैंक, करेक्ट बेटा। अब समझो जो स्पेक्ट्रम है EM वेव्स का, वो कहां से कहां तक चलता है। तो जो EM वेव का स्पेक्ट्रम है वो बेटा ऐसे चलता है कि देयर आर गामा रेस, एक्स रेस, विजिबल रेस, यूवी रेस, सॉरी, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, यूवी बाद में आता है, विजिबल पहले आ जाएगा, लेट मी चेक दैट आल्सो। देन इंफ्रारेड, कोई छूट गया मुझसे क्या, मैंने कौन कौन से लिख दिए, गामा, एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और आखिरी में रेडियो वेव, ठीक है। तो इनको कहाँ लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेस, उसके बाद में इंफ्रारेड, उसके बाद में इंफ्रारेड के बाद में आता है माइक्रोवेव, आई सपोज, विजिबल, यू, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, and at last we will have radio waves. Radio waves. If we take lambda, that is wavelength, तो इसकी 0.01 एंगस्ट्रॉम होती है। This is 0.1 एंगस्ट्रॉम, 150 एंगस्ट्रॉम, 800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक,
यूवी रेस था, ओके। और विजिबल रेस जो है डेफिनेटली जो लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, दैट इज 150 किसका था, यूवी रेस का था। फिर 38 टकलू टकलू, और उसके बाद में वो गया 7866 तक, 7800 एंगस्ट्रॉम तक, एंड दिस इज आल्सो देयर। और फिर उसके बाद आता है 6 into 10 की पावर 6 एंगस्ट्रॉम, फिर 9 into 10 की पावर 6 into 10 की पावर 6, और 3 into 10 की पावर 9, और फिर 3 into 10 की पावर 14, फिर 3 into 10 की पावर 9, और फिर 3 into 10 की पावर 14। अब इसमें लिखने में हल्की सी गड़बड़ क्या हुई है मैं आपको बताऊं, कि रेंज चलती है एक्चुअली, है ना। तो ये जो रेंज है अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये विजिबल की रेंज 3800 से लेकर 7800 तक विजिबल की रेंज चलती है। और ये इंफ्रारेड के लिए लिखा है, ये माइक्रोवेव्स के लिए लिखा है, और ये रेडियो वेव्स के लिए लिखा है। ठीक है बेटा, तो हमें तो इनमें से कोई वैल्यू याद नहीं करनी है, सिर्फ दो वैल्यूज याद करनी है, एक ये वाली एक्सरेज, और दूसरा हमको याद करना है विजिबल के बारे में, बाकी तो सब बकवास है, कुछ याद नहीं करना। ठीक है ना। तो अब ये क्या है बेटा, ये लैम्डा है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालोगे, यदि तुमको मान लो ये लैम्डा है और तुम्हें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बेटा, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुमको पता है सी बाई लैम्डा होता है मामला। आई होप सो सब लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, सी कितना है वैक्यूम में, या नहीं दिया है तो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट में वहां बताना भूल गया था आपको, ये बेटा मीटर पर सेकेंड है, और ये क्या है, मीटर है, तो मीटर ने हमारा मीटर को तो 1/सेकेंड, तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी वैसे भी बेटा टाइम पीरियड का उल्टा है, तो सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स। ठीक है बेटा, हाँ बोलो बच्चे, 1/लैम्डा क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। 1/लैम्डा यूज नहीं कर सकते, यूवी रेज का रेंज क्या है, देखो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, चलो 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 चलो, बस 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 बस, ध्यान दो, है ना। पहली बात, फ्रीक्वेंसी 1/लैम्डा नहीं होगा, 1/लैम्डा तो वेव नंबर होता है, न्यू बार होता है, तो फ्रीक्वेंसी C/लैम्डा। डोंट से मी दैट सर ये 1/लैम्डा क्यों नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि C/लैम्डा फॉर्मूला क्यों आया है। सोना नहीं बीच बीच में मैंने बोला टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है λ/c, सो इट इज C/लैम्डा। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस मच। ठीक, अब किसी बच्चे ने बोला इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब यदि हम देखें तो इंटेंसिटी का मतलब है कितनी बार कोई पर यूनिट एरिया कितना ज्यादा इम्पैक्ट है ना। कोई एनर्जी आ रही है तो पर यूनिट एरिया कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, कितना ज्यादा पर यूनिट एरिया वो एनर्जी दी गई है, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी। समझ लो, आएगा बेटा, ये सब शब्द आएंगे फिजिक्स में, डोंट वरी अबाउट दैट, आपने पूछा मैंने आपको डिफाइन कर दिया, है ना। तो दैट इज इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो यदि यूवी रेस का आप रेंज पूछोगे तो 150 से लेके 38 टकलू टकलू तक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि यूवी रेस का रेंज क्या है, तो 150 एमस्ट्रॉम से लेके 3800 एमस्ट्रॉम तक हो जाएगा। ठीक है ना, आई सपोज इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज आप ग्रुप पे डाल देना बेटा, है ना, क्योंकि आपके मैसेज बहुत जल्दी जल्दी फ्लैश होते हैं इकट्ठे, तो कुछ क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, प्लीज पुट दैट ऑन द ग्रुप, है ना, आई विल आंसर। चलो, क्या मैं मिटा दूं बेटा इसको, यदि आप लोग कहें तो मिटा दूं बेटा। रेंज क्या है, रेंज शुरू ऐसे होती है जैसे इधर से चला इधर तक गया, तो ये रेंज हो गई एक तरीके से। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग कॉस्मिक रेज भी लिख देते हैं, लेकिन वो ईएम वेव्स का पार्ट नहीं होता है, कुछ किताबों में लिख देते हैं कॉस्मिक रेज, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ईएम वेव्स, और वो गामा रेज से भी ज्यादा एनर्जी वाली होती है कॉस्मिक रेज, लेकिन वो ईएम वेव्स नहीं होती।
कुछ किताबों में मैंने देखा है वो कॉस्मिक रेज लिख देते हैं, आप मत लिखना। तो यहाँ तक कहानी आपको कुछ कुछ क्लियर हुई होगी, जो जो मैंने अभी तक आपको समझाई है और सिखाई है, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि सिंपल सरल क्वेश्चन बोलता है कि विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो broadcast at a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of electromagnetic wave. Calculate the wavelength of EM wave. कर सकते हो कैलकुलेट, आसान है। एक बात आपने समझी बेटा लास्ट कंसेप्ट से, इसको बाद में कर लेना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ईएम वेव में जो वेवलेंथ थी उनका अंतर कितना ज्यादा था बेटा बच्चों। 0.01 एमस्ट्रॉम से लेकर के 3×10⁻14 एमस्ट्रॉम तक ईएम वेव की हमको वेवलेंथ मिली थी। बोलो हाँ, था कि नहीं था बेटा। वेवलेंथ में अंतर होने का मतलब फ्रीक्वेंसी में अंतर, और फ्रीक्वेंसी में अंतर होने का मतलब एनर्जी में अंतर। आप खुद सोचो बच्चों, यदि एनर्जीज में इतना ज्यादा अंतर है तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज में अंतर नहीं होगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो अलग टाइप का हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा। समझ रहे हो बात को। तो उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा अंतर होता है। उनकी एनर्जी यदि अलग अलग है तो उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी भी होती है। और सिमिलैरिटी क्या होती है, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other, which is perpendicular to their propagation. They travel with the speed of the light in the vacuum. क्लियर है बेटा इतनी बात। ये सिमिलरिटी, अंतर एनर्जी में बहुत ज्यादा है, और एनर्जी में अंतर आने से कई प्रॉपर्टीज में अंतर आ जाएगी। आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया हूँ, ठीक है। सवाल तो कैलकुलेट हो जाएगा, सवाल तो बड़ी चीज है ना। चलो, तो मुझे फ्रीक्वेंसी दिया है c by lambda, where c is equals to 3×10⁸, क्योंकि मीडियम मेंशन नहीं किया है, अपॉन लैम्डा। दिस इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 3×10⁸ अपॉन न्यू नीचे ले जाएं 1368 किलो हर्ट्स, मतलब 10⁻3 हर्ट्स में लाना पड़ेगा। इसने इसको मार दिया, कितनी बार मार दिया, इसने इसको मार दिया 10⁵ बचा। ये 3 है और ये 1368 है। अब जो भी गणित आ जाए, इसको यदि मैं देखूंगा तो मैं क्या इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 3000/1368 कर सकता हूँ बेटा, और इंटू 10⁻2 कर सकता हूँ बेटा। आई सपोज दैट किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, क्या मैं इसको मोटा मोटा देखूं तो 30/14 लिख सकता हूँ, 30/14 लिख सकता हूँ इंटू 10⁻2। अब इसको काट दो पीट दो तो 15 और ये 7, तो 15/7 इंटू 10⁻2, सो दैट इज इक्वल्स टू 7 दूनी, और फिर कितना हो गया 2 टाइम्स, एक बचा तो 1 समथिंग, 2.1 समथिंग इंटू 10⁻2। क्या सबको बात समझ में आ रही है बेटा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कौन बैठ के करेगा, जरा टाइम बहुत लगेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके 219 आ रहा, आई नो दैट,
आई नो दैट, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके 219 आ रहा है, पर कहाँ इतना दिमाग लगाए, 4 ऑप्शंस में अंतर दिखाई देता है, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 2 आ रहा है, तो 200 के आसपास का जो आंसर लगाओ, यदि एक ही आंसर है 200 के आसपास तो क्या करो, उड़ा दो। सर प्रिंसी इज आस्किंग व्हाई यू हैव टेकन 10 की पावर 3, बच्चे वहां किलो लिखा हुआ है ना बेटा, किलो हर्ट्ज लिखा है ना बच्चे, इसलिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, समझ गए बच्चे, आना बोलना पड़ेगा। ठीक, चलो और क्वेश्चन देते हैं। कैलकुलेट वेव नंबर फॉर येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5। चलो बेटा इसको मिटा दूं क्या बच्चों, शैल आई मिटाओ दिस जल्दी जल्दी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा, एक मिनट बेटा जरा हम चौक चेंज कर लें। एक सवाल और ले लेते हैं, सवाल ये है कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ EM wave having लैम्डा बराबर 5 8 टप्लू एमस्ट्रॉम। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं, प्लीज डू कैलकुलेट दैट। क्या बेटा ये वाला आंसर आ गया सब लोग का? फ्रीक्वेंसी पूछा था क्या? फ्रीक्वेंसी न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं सी बाई लेमडा। सी कितना लिख दूं, क्या मैं उसको 3 इंटू 10 की पावर 8 लिख दूं बच्चों, और लेमडा कितनी लिख दूं? अब देखो इसमें भी कुछ बच्चों ने गलती करी होगी, 5 8 टकलू टकलू, उनने 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। बेटा जब ये मीटर पर सेकंड में तो ये भी तो मीटर में लिखना पड़ेगा, बोलो हाउ। जब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में, तो जिस यूनिट में ये लिखा है उसी यूनिट में तो ये लिखना पड़ेगा, बोलो हाउ। तो क्या इसको 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, करना पड़ेगा। तो एमस्ट्रॉम में यदि वैल्यू दी है तो अपन उसको मीटर, देखो अब इसमें भी कुछ बच्चों ने गलती तो की होगी, उन्होंने डायरेक्टली 5800 ही लिख दिया होगा, समझ ला। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है। किसी भी सवाल में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो सभी की यूनिट एक जैसी होती है, अलग अलग यूनिट में पुट नहीं करेंगे, है ना। मतलब जैसे मतलब डिस्टेंस की यूनिट है तो ये नहीं कर सकते एक में मीटर ले लिया एक में सेंटीमीटर ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता, समझे बात को। तो ये मीटर पर सेकंड में था तो इसको भी अपन को मीटर में रखना पड़ेगा। अब तो सवाल हल हुआ है,
10 की पावर 18 हो गया और ये 5/6000 हो गया, ये 3/6000 हो गया, ये 3/6000 इंटू 10 की पावर 18 हो गया, 3 टकले ने मार दिया, 15 हो गया, और ये 1/2 मतलब 0.5 मतलब 5 इंटू 10 की पावर 14 हो जाएगा। अब जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहता है कर लो, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। ये छोटी वैल्यू थी, मतलब वो 5 से थोड़ी सी बड़ी आएगी कुछ, बोलो हाउ, 5 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। चमका? तो कितनी आ रही है मेरे पास में वैल्यू आ रही है 5.1 इंटू 10 की पावर 14। बेटा 5.4 नहीं आ रही बच्चे, 5.1 इंटू 10 की पावर 14 आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू, बोलो हाउ। क्लियर है बच्चों इतनी बात? मैंने अप्रोक्सीमेट करके कर लिया, सब लोग खुश? अरे देखो फिर पूछ रहा है हाउ 6000। बेटा 5/8 टकलू टकलू को मैं 6000 लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है बच्चे? 5/8 टकलू टकलू को 5/8 टकलू टकलू को मैंने 6000 लिख दिया, क्योंकि आंसर्स में वेरिएशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेट कर लूंगा, बोलो आओ। अरे 5.8 को 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 5.8 को 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो बैठ के, अरे तो एक्यूरेट आंसर की जरूरत ही नहीं पड़ती खुशी। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आता बेटा जिसमें लिखे 5.1, 5.12, 5.2, 5.3, 5.4, आंसर्स में वेरिएशन होता है बेटा। नीट एग्जाम समझो, कैलकुलेशंस का एग्जाम नहीं है बेटा, समझे? नहीं आते ऐसे ऑप्शन, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना बच्चे? ऐसे ऑप्शन टेस्ट में आ सकते हैं, कभी अलग अलग गाइड्स में हो सकते हैं, एग्जाम में नहीं आते बेटा। एग्जाम में तो कैलकुलेशन एकदम आसान करके दी जाती है, ठीक है? ओके। और यदि कैलकुलेशन में डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, करो फिर 5.8 का पढ़ा पढ़ो, उसमें केमिस्ट्री तो नहीं है। चलो इधर आ जाओ। रेडियो स्टेशन 1 ब्रॉडकास्ट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120, तो उसकी लेमडा पूछ रहा है, तो लेमडा बराबर क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 1120, ठीक है? ये लेमडा 1 हो गया। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 3000 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1120 लिख सकता हूँ? अब तो खुद सोच, क्या मैं इसको 3/1.1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, कौन रोक सकता है? 3/1.12 इंटू 10 की पावर 5। हमें पागल थोड़ी हूँ जो बैठ के इसका मैथ्स करूंगा, मेरे को पता है 3 के आसपास कुछ आंसर है, 3 इंटू 10 की पावर 5 या 2.9 इंटू 10 की पावर 5 लिख दूंगा, बोलो आओ। बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1120 था ना, ऊपर दिया है देखो, यहाँ पे 3/6 था ना। बेटा मैथ्स पे झगड़ा मत करो प्लीज, डोंट डू दिस। आप लोग यदि इस गणित में मेरे सवाल पूछ रहे हो तो यार बहुत गलत कर रहे हो, मतलब 3 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा ये सब सिखाऊंगा क्या मैं तुमको? आप कैलकुलेशन पे लड़ रहे हो क्या? जल्दी बोलो यार। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता था आपको कि अब ये कैलकुलेट कर लेना? बोल सकता था ना, बोल सकता था ना? पर मैं आपको आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, आप उनको क्वेश्चन मत करो, उनको सीखने की कोशिश करो। आप यदि मेरे से बोलोगे सर जी 3/6 को आपने 0.5 कैसे लिख दिया, तो मैं इसका उत्तर थोड़ी ना आपको दूंगा। आप खुद सोचो क्यों लिख दिया मैंने 0.5। 3/6 कितना होता? 1/2 होता ना, 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है, सही तो लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट बहस करो ऑन दीज ऑल थिंग्स, केमिस्ट्री के कचरे हो जाएंगे यदि हम बैठ के कैलकुलेशन पे उलझ गए तो। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट 98.6 मेगाहर्ट्ज, देखें कितने लोगों ने सही किया ये। क्या लैम्डा 2 की वैल्यू, गलती क्या करोगे मैं भी बता रहा हूँ, 3 इंटू 10 की पावर 8। अब गलती क्या हुई होगी, 98.6 लिखा होगा लेकिन 10 की पावर 6 नहीं लिखा होगा, क्योंकि मेगा लिखा है। मेगा लिखा मतलब 10 की पावर 6, किलो लिखा मतलब 10 की पावर 3। बोलो आओ, बोलो आओ। किलो लिखा है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, मेगा लिखा है 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करो। कर लोगे इतना? कर लोगे इतना? क्या इसको 100 बना दूं? किसी बच्चे को ये 100 दिखाई दे रहा है क्या? जिसको नहीं दे रहा बहुत ही बड़ा वाला यार वो है, बोलो दिया 100 दिखाई? तो बस 10 की पावर 3 ने 8 को काटा कितनी बार, 10 की पावर 2, तो 300/100 कितना होता है? 3 होता है, खेला खत्म। 3.1 3.2 आंसर लिख ले बस, जो आंसर आ जाए मुंह पे मार दो एग्जाम लेके, है ना? 3.0395 आ रहा है, सोचो।
आई होप सो मैं अपनी बातें आपको समझ पा रहा हूँ, आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो और आपको चीजें बन रही हैं। बोलो 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 बोलो, बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? अब देखो मॉड्यूल में ये कैलकुलेशन दिया है, मेरे को उस पर डाउट हो रहा है, इन्होंने सही नहीं दिया ये कैलकुलेशन। 3000 डिवाइडेड बाई 1120, अरे सही है 2.67, सही है सही है सही है। चलो भाई मिटा दूं क्या यार? हाँ बोलना पड़ेगा है ना? चलो मिटा देते हैं। तो ये सब घटिया टाइप के सवाल बन जाएंगे तुम लोगों से, ये सब सवाल बन जाएंगे है ना? इनमें तो कुछ नहीं रखा हुआ है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार सवाल है सब। चलो कल इस पे टेस्ट ले लूं मैं आपका, ईएम वेव्स पे और प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे, कल रात को। जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे ही ले लेंगे एक टेस्ट। ठीक है ना? ऐसे ही टेस्ट यदि ईमानदारी से देते रहे ना, तो जब आपका फाइनल टेस्ट होगा तो आपके नंबर खूब अच्छे आएंगे, बशर्ते ईमानदारी से देते रहे। चलो अब एक और सवाल ले लें क्या? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ? हाउ लॉन्ग will it take for a radio wave of frequency 6 into 10 की पावर 3 second inverse to travel from Earth to Mars? Distance between Earth and Mars is and Mars is 8 into 10 की पावर 7 kilometers. Also calculate time when frequency of radiation is changed to 3 into 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स। इसमें हमको कंसीडर करना है कि अर्थ और मार्स के बीच में वैक्यूम है, होता भी है, कंसीडर भी कर लो। चलो भाई इस सवाल को निकालो फटाफट, जल्दी जल्दी इस सवाल को आप लोग कैलकुलेट करें, फिर मैं अगली चीज आपको पढ़ाता हूँ। ओके बेटा, लेट्स कैलकुलेट दैट। सबसे पहले हमको टाइम कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट द टाइम, दिस टाइम इज इक्वल्स टू, कुछ बच्चों ने हो सकता है यहाँ पर ये कर दिया हो कि टाइम 1/6 into 10 की पावर 3 लिख दिया हो, जो कि गलत है।
वो टाइम पीरियड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि वो एक ही पॉइंट को कितने समय बाद क्रॉस, मतलब वो टाइम पीरियड है बेटा, समझ रहे हो बात को? टाइम पीरियड इज डिफरेंट थिंग एंड टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द डिस्टेंस इज अ डिफरेंट थिंग। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, वो तो ऐसा होता है ना जैसे कि पेंडुलम यूं माइग्रेट करता है, ठीक है ना, तो एक ही पॉइंट को वो कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, वो टाइम पीरियड है, वो एक अलग चीज है। यहाँ क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। सो व्हाट इज द स्पीड? अथर्व, यू शुड नो व्हाट इज द स्पीड। If it is a vacuum, what is the speed of the electromagnetic radiation? Kushi has said it very correctly, that is 3 into 10 की power 8. So time is equals to distance divided by speed. And what is distance? Distance is given by 8 into 10 की power 7 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा into 1000। अब ये गलती बहुत बच्चे करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार केमिस्ट्री पढ़ाते हुए ये बात बताऊंगा कि जब चीजों को पुट करते हैं तो एक ही यूनिट में बच्चों पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो आप पुट करने वाले हो वो 3 into 10 की पावर 8 पुट करने वाले हो, जो कि होता है मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो आया कि नहीं आया? क्या आपसे ये गलती हो सकती थी? क्या आपने ये गलती करी है? करी भी होगी और हो भी सकती है कि 1000 का मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, वो किलोमीटर में दिया है, और हमको ऊपर भी जिस यूनिट में लिखेंगे नीचे भी उसी यूनिट में लिखना पड़ेगा बेटा, अलग अलग यूनिट में नहीं कर सकते, है ना। यही छोटी छोटी बातों में गलती होती है बच्चों से। तो अब जो भी आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर है। 8/3 2.67 होता है आई सपोज, इंटू 10 की पावर, ये 8 है तो ये 8 हो गया, इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो 267 seconds or something like this will be the answer, है ना। 267 second something like will be the answer। क्लियर है बेटा इतनी बात? 8/3 2.67 मैंने सही लिखा है, दैट विल द आंसर। जब अपन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। डज फ्रीक्वेंसी, डज द स्पीड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी? यदि डिपेंड करती होती तो क्या सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी अलग अलग होती? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग होती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड नहीं करती। नोट कर ले बेटा। सेकेंड पॉइंट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। अरे उसमें अंडरस्टैंड करने की क्या बात है भाई, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती बेटा। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम अभी आपने पढ़ा, क्या नाम था बच्चे का, मैं पूरा नाम भूल गया, जो भी जिसने क्वेश्चन पूछा है, कोई जैन था। अब सुनो मेरे भाई, आपने इतना बड़ा स्पेक्ट्रम पढ़ा है, क्या स्पेक्ट्रम जो आपने पढ़ा है रेडिएशन का, जिसमें एक्स रे भी आता है, विजिबल रे भी आता है, यूवी रे भी आता है, और भी टाइम ओवर। आज तो टाइम इतनी जल्दी हो गया यार, पता ही नहीं लगा। तो इतना सारा टाइप का रेडिएशन आता है बेटा, क्या सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है? सबकी वेलोसिटी तो एक ही होती है। जिस बच्चे ने सवाल पूछा था उसको समझ में आया? बेटा वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अरे भाई तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो स्पेक्ट्रम पढ़ा है, स्पेक्ट्रम में इतने सारी चीजें पढ़ी हैं, क्या सबकी स्पीड तो एक ही है ना? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सेम स्पीड।
in a medium that does not depend upon the frequency. साइड तो दे दी बेटा, अब कितनी बार दूं? चलो, तो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है क्या कुछ? अब दे रहा है पूरा दिखाई? टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट, और जैसे लिखना है लिख लो। चलो, अब आज की कक्षा यहाँ समाप्त करते बेटा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज पता ही नहीं लगा क्लास कब खत्म हो गई, और मेरे को तो बहुत सारा पढ़ाना था। कोई बात नहीं, अब कल पढ़ा लेंगे, मतलब कल तो क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट वीक में पढ़ा लेंगे। बाय बच्चों। और कोई डाउट बच गया होगा बेटा तो ग्रुप पे डाल दो। बाय बेटा।